हेलो दोस्तों, मैं मयंक त्रिपाठी क्यूट्रिक्स 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस पटवारी और लेखपाल की परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि जो सामान्य अध्ययन और जो उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियों का पोर्शन पूछा जाएगा, उसको हम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें तकरीबन 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो कि उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित हैं उनको कवर कर लिया है। अब हम उसी सिलेबस में जो पॉइंट नंबर 9 है, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत लिखा हुआ है, जैसे कि जितनी भी उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उससे संबंधित हम कुछ सेगमेंट को अब इसमें देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा तो ये हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है उत्तराखंड में आप जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि भूस्खलन की स्थिति है, भूकंप या वनाग्नि की बात है, ये सारे जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। और उसके साथ साथ इन आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार और बहुत हद तक जो केंद्र सरकार है वो किस स्ट्रक्चर के अंतर्गत काम करती है, वो कानून कौन से हैं, उनको भी हम देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को अब हम शुरू करते हैं। देखें, हम उत्तराखंड की अगर भौगोलिक दशाओं को देखें तो हमने इसके भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत ये समझा था कि हिमालयी राज्य है और ये राज्य भारत के उन राज्यों में शामिल हैं जो आपदाओं से ग्रसित हैं, चाहे वो भूस्खलन जैसी आपदा हो, भूकंप जैसी आपदा हो, प्रतिवर्ष जो जंगलों में आग लगती है उसकी समस्या हो, तो उन तमाम चीज़ों से ये हमारा उत्तराखंड ग्रसित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखना है कि डिजास्टर यानी कि आपदा हम किसे कहेंगे। तो आपदा के संबंध में ये समझना है कि ये एक ऐसी वृहद घटना होती है, इंसिडेंस होता है, जिसमें व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती है। बहुत व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती है। तो एक तरह से संरचनात्मक ढांचा पूरी तरीके से, जो अवसंरचनात्मक ढांचा है, उस क्षेत्र का वो समाप्त हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं कि आपदा एक ऐसी घटना है, एक ऐसा संकट है जिसमें अपार जनधन की क्षति होती है। पूरा का पूरा जो हमारा संरचनात्मक अवसंरचनात्मक ढांचा है, सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं और भी दूसरे जो चीज़ें हैं, घर हैं लोगों के, तो पूरी की पूरी अवसंरचना ध्वस्त हो जाती है। इसमें जैसा कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, जीव जंतु मारे जाते हैं। तो ये तमाम जो घटनाएं होती हैं उनको हम आपदा के अंतर्गत रखते हैं। तो आपदा का मतलब हुआ एक ऐसी वृहद घटना जो व्यापक पैमाने पर होती है, व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि इसमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा डिजास्टर कहलाता है। डिजास्टर जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा हो सकती है।
दूसरा मानव निर्मित भी हो सकती है, इसको हम मैन मेड कहा जाएगा। इसके अलावा एक और वर्ग समझा जाता है जो मानव से प्रेरित होते हैं, मतलब होते वो नेचुरल ही हैं, लेकिन मनुष्य की कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो उस प्रक्रिया को तीव्र कर देती हैं। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड में आपदा को समझने से पहले हमने ये समझा कि आपदा को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारा नेचुरल डिज़ास्टर जो हमारे टॉपिक के अंतर्गत है, उसको देखने से पहले हमने डिज़ास्टर की परिभाषा देखी और इसको समझने की कोशिश की कि जब भी कोई ऐसी बृहद घटना हो रही हो जो प्राकृतिक कारणों से हो, मानव निर्मित कारणों से हो, जिसमें व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती है, पूरा का पूरा जो हमारा अवसंरचनात्मक ढांचा है वो समाप्त हो जाता है, तो ये पूरी घटना जो है वो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत समझी जाती है, डिज़ास्टर के अंतर्गत समझी जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपदा है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमारे पास ये समझना होगा कि हमारा जो उत्तराखंड है, इसका अगर हम भू आकृति देखें, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी देखें। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ये हुआ जो हमारा ये हिमालयी राज्य है, तो यहाँ की जो चट्टानें हैं उनकी संरचना को हम इसमें देखते हैं, तो वो ऐसी हैं कि वो आपदा के लिए ज़्यादा प्रेरित हों, वनरेबल हों। इसके अलावा यहाँ की हम जलवायु को देख सकते हैं, कई क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, उच्चावचीय दशाएं जो हैं यहाँ पर उसको हम देख सकते हैं। वर्षा अधिक होने की वजह से बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, चट्टानों की बात करें, प्लेटें जो नीचे टकरा रही हैं, इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है। इसमें हमने कई सारे फॉल्ट भी देखे थे जब हमने भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया था, तो यहाँ फॉल्ट भी हमें देखने को मिलता था, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो वो फॉल्ट हैं, तो ये भूकंप को प्रेरित करते हैं। यहीं पर अब हम जलवायु में हमने वर्षा को यहाँ देखा, हिमपात को देखा, यहाँ हमने वर्षा को देखा, हिमपात को देखा, तो ये कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमने प्लेटों की टकराहट को हमने पढ़ लिया है, यहाँ वर्षा और हिमपात को हमने पढ़ लिया है। इसके साथ हमने यहाँ के वनों की विशेषता पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर चीड़, देवदार, बाज, इस तरह के वृक्षों की उपस्थिति को हमने देखा है। तो हमने ये समझा है कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक दशाएं हैं, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगी, ये सब मिलकर उत्तराखंड की एक विशिष्ट भौगोलिक दशाओं का निर्माण करेंगे। तो ये हमने समझा कि ये जो हमारी स्थिति है वो उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक दशाओं का निर्माण करती हैं। और ये विशिष्ट दशाएं, क्योंकि यहाँ की जो हमने देख रहे हैं कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो यहाँ की भू आकृति है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, इसको और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। कहीं ढाल है, कहीं पर्वतों के शिखर हैं, कहीं हमें खाई देखने को मिलती है, कहीं पर हमें ऊंचाई देखने को मिलती है। तो ये
पूरा जो उत्तराखंड का लैंडस्केप है, जो यहाँ की जलवायु है और इसके साथ साथ जो यहाँ के वनों की विशेषताएं हैं, यही वो तमाम ऐसे कारक हैं जो इसके विशिष्ट भौगोलिक दशा का निर्माण करते हैं, उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक दशा का निर्माण करते हैं। और हम समझ सकते हैं कि इन दशाओं की वजह से उत्तराखंड प्राकृतिक तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो उत्तराखंड है उसमें आने वाली प्राकृतिक आपदाएं अभी हम देखेंगे। उससे पहले हमने ये देखा कि उत्तराखंड की जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो लैंडस्केप है, जो यहाँ की जलवायु है, जो यहाँ के वनों की उपस्थिति है, वनों के प्रकार हैं, वो कुछ ऐसे हैं जो उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। अब वो कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके आने का कारण क्या है, उनसे बचाव के क्या कारण हैं, अब तक कौन कौन सी ऐसी आपदाएं आ चुकी हैं और पूछी गई हैं, उनको हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो उत्तराखंड है, हमने यहाँ पर चट्टानों की टकराहट, जो प्लेटें हैं जो आपस में टकरा रही हैं, उनको हमने देखा था। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर भूकंप क्षेत्र देखने को मिलते हैं। भूकंप बड़े पैमाने पर आए हैं या आने की संभावना है। दूसरा हम देख सकते हैं बाढ़ का क्षेत्र नदियों के किनारे। तीसरा हम देख सकते हैं भूस्खलन, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है। चट्टानें कभी कभी वर्षा के दिनों में उनमें हिमों के कणों के जमने या फिर वर्षा का जल चले जाने के कारण उसकी पकड़ कम होती है और पूरा का पूरा मलबा नीचे आ जाता है और उसमें कई क्षति हो जाती है। तो ये भूस्खलन, लैंड स्लाइड्स की घटनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। अगली चीज़ है बादल का फटना। इनके हम कुछ अभी उदाहरण देखेंगे, बादल का फटना। और एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं इसमें, वो है वनाग्नि, जो अभी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको हम कह सकते हैं फॉरेस्ट फायर। तो ये कुछ हम चीज़ें देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम भूस्खलन में हम देख सकते हैं ग्लेशियर का टूटना भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं, पहले भी होती रही हैं। तो ये सारी आपदाएं हैं, इनको हमें बारी बारी से पढ़ना है और इनके बारे में कुछ फैक्ट जुटाने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में भूकंप से। तो हमारा जो पहला ये हिस्सा है वो है उत्तराखंड में भूकंप से संबंधित। तो अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप का मतलब सीधे से क्या होता है? भूकंप का मतलब होता है भूमि का कांपना, भूमि में किसी प्रकार का कंपन। तो वो कंपन होता क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो हमने ये प्लेट टेक्टोनिक में हम पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत पहले मैंने बता रखा है कि ये जो प्लेटें होती हैं, जो प्लेट हैं, ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है। ये प्लेट आपस में जब मूव करती हैं एक दूसरे के तरफ, या तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं या एक दूसरे के परे मूव करती हैं। तो जब ये एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, जैसे कि भारत के संदर्भ में ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। तो ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ ये गति कर रही हैं
और इसकी वजह से इसमें टकराहट होती है। टकराहट की वजह से क्या होता है, एक जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर आती है। तो इसी में हम देखेंगे कि जो हमारे भारत का हिमालयी रीजन है वहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे एक तरह से धंस रहा है और वो धसावट जो है वो एक फॉल्ट क्रिएट करता है और उसी फॉल्ट के सहारे ऊर्जा धरातल की तरफ आती है और वो ऊर्जा ही पृथ्वी की सतह में कंपन उत्पन्न करती है। तो अगर हम भूकंप की बात करें तो ये हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के थोड़ा सा नीचे ये भूकंप का फोकस पॉइंट होता है, इसको हम फोकस कहते हैं। और फोकस से जो हमारी ऊर्जा है वो जो हमारा कंपन है वो सबसे पहले पृथ्वी के धरातल पर जिस स्थान पर महसूस किया जाता है उसको हम कहते हैं भूकंप का एपिसेंटर। तो ये भूकंप क्या होते हैं, ये भूकंप एक तरीके से जो प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्लेटों के टकराने से जो ऊर्जा विमुक्त होती है वो ऊर्जा ही पृथ्वी की सतह में कंपन क्रिएट करती है। वो कंपन ही हम भूकंप के रूप में देखते हैं और भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसको फोकस कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर जो वो भूकंप है वो जिस पॉइंट पर आके छूता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। ये एपिसेंटर जो है वही वो स्थल होता है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है। तो उत्तराखंड में हम देखेंगे, ये तो कहानी है भूकंप आता कैसे है इसकी। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में जो भूकंप की स्थिति है वो क्या है, कुछ उदाहरण देखते हैं। तो अगर हम भूकंप की बात करें तो इसको नापने के लिए या इससे पहले हम भारत के मानचित्र को देखते हैं पहले। ये हमारा भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र के सहारे हम ये बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारा भूकंप क्षेत्र है ये हमारा जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन मतलब हम ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक भूकंप को महसूस करने वाला क्षेत्र है। और इसी वजह से भारत में जो भूकंप के अलग अलग क्षेत्र हैं, जो अर्थक्वेक जोन हैं, उनको बांटा गया है। 5 ऐसे जोन हैं जिसमें से इसको हम कह सकते हैं भूकंप क्षेत्र जो 1 से लेकर 5 तक हैं, जिसमें जो चौथा प्लस 5वां है वो सर्वाधिक तीव्र भूकंप वाला क्षेत्र है। और इसमें भी जो सर्वाधिक तीव्रता वाले जो भूकंप के क्षेत्र हैं वो कुछ हमारे ये रीजन हो सकते हैं, ये मैं डार्क कर रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का रीजन हो सकता है जो ऊपरी भाग हैं वो। और इसके अलावा हमारा ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट की जो बेल्ट है, सिक्किम की जो बेल्ट है ये। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो बाकी जो पोर्शन हैं ये हमारे जोन 4 के हैं। तो ये हमारा जो है वो जोन 4 के अंतर्गत है और ये जोन 5 के अंतर्गत है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड की जो ऊपरी हिस्से हैं वो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। भूकंप की तीव्रता में जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग वाला रीजन है, बागेश्वर वाला रीजन है, वो जोन 5 का है। अल्मोड़ा का कोई कुछ हिस्सा भी जोन 5 के अंतर्गत है। और जो तराई भाबर शिवालिक की रेंज है वो भी फॉल्ट के अंतर्गत है, लेकिन वो जोन 4 के अंतर्गत आती है।
तो यहाँ पर ये हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि हमारा उत्तराखंड किस तरीके से भूकंप के प्रति बहुत संवेदनशील है, और यहाँ अतीत में भी कई भूकंप आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉल्ट एरिया है। हम यहाँ समझ सकते हैं कई तरह के फॉल्ट हमने इसमें पढ़े थे, जैसे कि मेन सेंटर थर्स्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, इस तरह के फॉल्ट हमने पढ़ रखे हैं पहले। तो ये भूकंप को उत्साहित करते हैं। तो ये हमने भूकंप के पीछे के कारणों को और थोड़ा बहुत इसके वितरण को विभिन्न जोन के हिसाब से समझा। अब हम आगे देखेंगे भूकंप के अंतर्गत ही हमारा कुछ हम उत्तराखंड के भूकंप के बारे में उदाहरण देखेंगे। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल पर। 0 से लेकर ये जो रिएक्टर स्केल है वो 9 तक होता है, और इसमें जैसे जैसे इसका पैमाना बढ़ते जाता है भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक रिकॉर्ड है 19वीं सदी में 1803 में उत्तरकाशी में, ये हम देख सकते हैं 1803 में उत्तरकाशी में 6 तीव्रता का भूकंप हमें देखने को मिला था। तो 1803 में ये कौन सा उत्तरकाशी के रीजन के आसपास था 6 का, और श्रीनगर में भी इसको महसूस किया गया था। श्रीनगर में भी भूकंप के झटके देखे गए थे। तो ये 6 रिएक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता का ये भूकंप था। इसके अलावा अगला हम भूकंप अगर देखेंगे जो बहुत फेमस है वो है मुख्य रूप से हमें जो देखने को मिलता है वो एक भूकंप जो हम बोल सकते हैं वो है जो कि उत्तरकाशी में आया था। फेमस भूकंप है इसी उत्तरकाशी में 1991 में उत्तरकाशी में ये भूकंप आया था, और इसकी तीव्रता थी 6.6 रिएक्टर स्केल पर। तो ये उत्तरकाशी में ये आया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो 29 मार्च 1999 को 29 मार्च 1999 को चमोली में 6.8 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया था। तो ये हम उत्तराखंड में आए हुए कुछ भूकंप के उदाहरण देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो और कुछ उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये 3-4 भूकंप हैं जो पूछे जाते हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो था वो हमने भूकंप वाला वो पूरा करा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भूस्खलन वाला क्षेत्र है वो क्या है। इसकी लिस्ट कुछ पुस्तकों में दी गई है, वहाँ से इसको देखा जा सकता है। बाकी इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला जो पोर्शन था वो मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं भूस्खलन वाले टॉपिक को देखने, और इसी के साथ हम 2013 की जो आपदा थी उसको भी हम पढ़ लेंगे, उसको भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक चीज़ ये है कि राज्य में अगर हम यहीं पर देखें तो राज्य में भूकंप मापी केंद्र कहाँ कहाँ लगे हैं, ये प्रश्न आ सकता है। तो ये हमारा देहरादून है, उसके बाद हमारा टिहरी है,
और चमोली है। ये दो ऐसे स्थल हैं, तीन ऐसे स्थल हैं जहाँ पर हमें भूकंप मापी देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। अब अगली चीज़ है, अब हम समझते हैं इस बाढ़ वाले पोर्शन को कहीं ज़्यादा हमें बाद में देखने की ज़रूरत है। पहले हम भूस्खलन को समझते हैं। देखिए, भूस्खलन का मतलब क्या हुआ कि भूमि की एक परत, चट्टानों का एक पूरा का पूरा मलबा ऊपरी स्थल से खिसक कर नीचे की तरफ धीरे धीरे गति कर दे, तो वो लैंडस्लाइड्स होता है। लैंडस्लाइड का इसमें अगर हम कारण देखें, भूस्खलन का कारण तो ये होता है अत्यधिक वर्षा। इस वर्षा के कारण चट्टानों के बीच में पानी जमा होता है, उनकी पकड़ कम होती है और मलबा हमारा नीचे आ जाता है। चट्टानों के ऊपर या हिमालय में अगर वन होंगे तो वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, क्योंकि ढलान पर मिट्टी बहने से रोकने का काम वो पेड़ों की जड़ें करती हैं। लेकिन अगर निर्वनीकरण होगा, पेड़ कटेंगे, तो वो भी एक कारण बन जाते हैं भूस्खलन का। और इस भूस्खलन की वजह से भी हमें इस निर्वनीकरण की वजह से हमें कई जगह इस तरह के भूस्खलन देखने को मिलते हैं। और एक कारण तो अपने आप में हमारा भूकंप भी है। कंपन होगा तो चट्टानें टूटकर या जो मिट्टी का सतह है वो ढलुआ ज़मीन पर बहकर नीचे आ जाएगी, और वही हर जगह देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि इससे जो पहाड़ों पर गांव हैं, शहर हैं, वो दब जाते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये हमने भूस्खलन को यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करी है। अब जो इसमें दूसरा पोर्शन है वो है ग्लेशियर का फटना, और इसी से हमें समझना होगा जो केदारनाथ की आपदा थी, केदारनाथ आपदा, वो क्या थी। तो वो हुआ क्या था कि 16-17 जून 2013 को जो रुद्रप्रयाग में चोराबाड़ी ग्लेशियर है, ये हमारा ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर के पास ये एक झील है, ये चोराबाड़ी झील है। इस चोराबाड़ी झील में हमारा इस ग्लेशियर का ये हिस्सा टूट के गिरता है, और इसकी वजह से ये जो यहाँ का जल था वो इसकी दीवार को तोड़ते हुए बहुत तेज़ी से केदार घाटी की तरफ बढ़ निकलता है। और ये हमारा केदारनाथ का मंदिर है। यहाँ से ये धाराएं उस मंदिर पर टकराती हैं और आसपास के हिस्सों को बहाकर ये एकदम आगे की तरफ बढ़ा देती हैं। तो ये मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो उफान पर आता है, और वो अपने रास्ते में रामबाड़ा, गौरी कुंड, ये सब जो गांव थे वहाँ पर स्थल थे, उनको बहाकर लेकर चला जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि केदारनाथ आपदा ग्लेशियरों के टूटने से निर्मित हुई एक आपदा है, जिसमें 16-17 जून 2013 को ये आपदा आई थी। और इसमें चोराबाड़ी ग्लेशियर चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से हमारा जो झील थी वो टूटी, और उसका जो पूरा पानी था वो केदार वैली में फैल गया, और वहाँ पर उसने सारे जो कंस्ट्रक्शंस थे उनको बहाकर दूर ले गया। तो ये हम समझ सकते हैं जितनी दुकानें थीं वो सब नष्ट हो गईं, जितने हमारे कुछ वहाँ पर बस्तियाँ थीं, रामबाड़ा था, गौरी कुंड था, सोनप्रयाग के आसपास का इलाका था, वो सब बहने लगा था। तो ये हम समझ सकते हैं। इसके लिए 2 जुलाई तक
सूर्य होप अभियान चलाया गया था, और इस आपदा के लिए एक वर्ड है हिमालयन सुनामी। तो इस आपदा को हम, जो ये केदारनाथ की आपदा थी, इसको हम हिमालयन सुनामी के नाम से जानते हैं। ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं हिमालयन सुनामी का, इसमें बहुत जान माल की क्षति हुई थी और कई डेड बॉडीज़ मिल ही नहीं पाई, और पूरी की पूरी वो जो वैली थी और उसके नीचे के जो निचले इलाके थे वो सब तहस नहस कर दिए गए थे। तो ये आपदा अब तक के उत्तराखंड के इतिहास की बहुत भयानक आपदा रही है, और इससे संबंधित जो चीज़ें हैं कि ये मंदाकिनी नदी, चोराबाड़ी ग्लेशियरों का टूटना, ये सब यहीं पर हम देख सकते हैं। और इसको बचाओ, राहत बचाओ कार्य के लिए जो अभियान चलाया गया था उसको सूर्य होप कहा जाता है। तो ये हम समझ सकते हैं। अब इसमें अभी हाल में इसी वर्ष 2021 में, इसी मार्च अप्रैल के महीने में, हमने नंदा देवी ग्लेशियर जो हमारा है, दूसरी जो घटना यहाँ पर देखने को मिली वो है चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा, और जो हमारी पश्चिमी धौली गंगा है उसमें ये हिस्सा टूट कर आ गया, और इसकी जो सहायक नदी है जिसको हम ऋषि गंगा कहते हैं, इस पर 2 प्रोजेक्ट थे। एक हम कह सकते हैं तपोवन प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थे, और दूसरा ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। इस पर जो निर्माण कार्य चल रहा था वो ध्वस्त हो गया, लोग वहाँ फंस गए, और जो वैली थी वो एकाएक बहुत तेज़ी से पानी ऊपर से आया और ये भी एक हिस्सा हमारा बह गया। तो ये हम देख रहे हैं कि ग्लेशियरों का हिमालय में टूटने से ये जो 2 आपदाएं हम देखे, 2013 की जो आपदा थी जो बहुत भयानक थी, या अभी 2021 में जो ये घटना हुई है, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए मैं बहुत रफली पढ़ा रहा हूँ इसको। 2021 की ये जो घटना थी, ये एक जीवंत, एक अभी हाल फिलहाल की देखी गई घटना है। तो हम आपदाओं के प्रकोप को देख रहे हैं कि वो कितनी भयानक हो सकती हैं। हमने आपदाओं की जो परिभाषा देखी थी, नेचुरल डिजास्टर्स की परिभाषा जो देखी थी, वो ये कहती है कि ये आपदाएं बड़े पैमाने पर नुकसान करती हैं, इनसे क्षति होती है, और जो क्षति होती है वो हमने इसमें देखी है। अब हम अगले हिस्से में चलते हैं, उसमें हम देखेंगे 2 हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बची हुई हैं, एक बादल का फटना और वनाग्नि। तो अब हम ये देखेंगे ये हमारा फॉरेस्ट फायर होता क्या है। देखें, उत्तराखंड में जो मध्य फरवरी का समय होता है, ये कैसा समय होता है? अब ये क्योंकि स्प्रिंग सीजन आने लगता है, वसंत ऋतु आने लगती है, तो जो पेड़ों के ऊपर जो इससे ठीक फरवरी के आसपास जो पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो एक तो जो पुराने पत्ते जो ज़मीन पर गिर जाते हैं उनकी एक पूरी लेयर मिट्टी पर जम जाती है, और वो पत्ते ही इस तरह की वनों में लगने वाली आग के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। तो इस समय कुछ घटनाएं होती हैं, उसमें ये हुआ, पत्ते अपने वृक्षों से गिर गए होते हैं और
वनों की आग की तरह एक फ्यूल का काम करते हैं। दूसरा क्या होता है कि अब ठंड का सीजन कम होता है और वर्षा ऋतु आने में थोड़ा समय होता है। ग्रीष्म ऋतु के एक तरह से एक शुरुआत होती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो एक तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, वायु में नमी बहुत कम होने लगती है, और तीसरी चीज़ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो हम देख रहे हैं एक तरफ धरातल पर सूखे पत्ते की एक लेयर बिछ जाती है और ये फ्यूल का काम करते हैं, दूसरी तरफ वर्षा भी कम होने लगती है और तापमान भी बढ़ने लगता है। तो फरवरी से लेकर हमारा मई तक का जो टाइम होता है, ये एक तरीके से वनाग्नि यहाँ पर बहुत अधिक पैमाने पर देखने को मिलती हैं। जो चीड़ के वृक्ष होते हैं, पाइन ट्रीज होती हैं, वो उनका जो रेशा होता है वो भी जो है वो अग्नि को फैलाता है। तेज़ हवाएं भी चलती हैं इस समय, तो उससे भी जंगल में जो आग है वो फैलने लगती है। तो ये हम कारण देख रहे हैं, ये 3 बहुत बड़े कारण हैं जो देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यहाँ जो वन हैं वो रिकॉर्डेड वन है जो 38,000 वर्ग किलोमीटर में है, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा वनों की आग से प्रभावित है। और वनों की आग से हमारे सामने जो ज़िले प्रभावित हैं उसमें पौड़ी है, टिहरी है, बागेश्वर का कुछ रीजन है। तो ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जो वनों की आग से बहुत हद तक, नैनीताल का रीजन है, ये वनों की आग से प्रभावित रहने वाला कुछ ऐसे ज़िले हैं। तो फॉरेस्ट फायर एक हमारी जैव विविधता के समक्ष एक चुनौती है। ये एक आपदा है जिससे जीवों को बहुत नुकसान होता है। जंगल की जो एक रिच स्पीसीज़ देखी जाती हैं, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है, वो जंगल की आग की वजह से जलकर समाप्त हो जाती हैं और फिर से जंगल को पुराने रूप को पाने में बहुत समय लगता है। और ये जो जंगल की आग है इसके कारण हैं, एक तो सूखी पत्तियां जो फ्यूल का काम करती हैं, दूसरा भूमि में नमी का कम होना, वायु में नमी का कम होना, वर्षा कम हो रही है, तीसरी चीज़ है हमारे जो तापमान है वो बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे एक हम वन वर्ड में कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन इसका कारण हो सकता है। प्रश्न क्या बनेगा इसमें हम देख सकते हैं। तो जंगल की आग है, 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, एक 2016 का प्लस इस वर्ष का भी और प्लस 2020 में भी कई व्यापक पैमाने पर हमें जंगल की आग देखने को मिलती थी। तो इस आपदा को हमने यहाँ पर समझ लिया। फिर एक बादल का फटना, एक हमारा पोर्शन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। या उससे पहले हम बाढ़ वाले पोर्शन को देखते हैं, छोटा है। तो चूँकि उत्तराखंड में नदियों का एक संजाल है, तो कभी कभी वर्षा की अत्यधिक मात्रा से, ग्लेशियरों के पिघलने से जो नदी का प्रवाह मार्ग है उसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है, और इस वजह से नदियाँ कभी कभार अपने प्राकृतिक तटबंधों को, अगर हम देखें, अपने प्राकृतिक तटबंधों को, ये नदी का प्रवाह है, इसको तोड़ते हुए नदी अपने प्राकृतिक तटबंध को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है, और इसी को हम बाढ़ की संज्ञा देते हैं। जो हमारा तराई का रीजन है या
पश्चिमी उत्तराखंड का हिस्सा है, यमुना वैली का क्षेत्र है, वहाँ पर हमें बहुत बड़े पैमाने पर वर्षा के दिनों में नदियों का उफान देखने को मिलता है और आसपास के जो इलाके हैं वो डूबते नज़र आते हैं। तो बाढ़ में ऐसा कुछ है नहीं, हमारे लिए जो मेन टॉपिक थे वो हमने कवर करे हैं। अब हम देखते हैं बादलों का फटना। देखें, बादलों का फटने का मतलब ये है कि कम समय में एक छोटे से क्षेत्र में भीषण वर्षा, ये बहुत सामान्य होता जा रहा है। जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, मध्य हिमालयी क्षेत्र हैं, उसमें बहुत छोटे से समय के लिए 15 से 20 मिनट में ही बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब जितनी बारिश सामान्य समय में 5 दिन में होती है वो मुश्किल से आधे घंटे में हो जाती है। तो उस स्थिति में बहुत अधिक जो जल की मात्रा है वो पर्वतीय ढालों पर आती है और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ प्रभावित होने लगती है और इससे कई इलाके बह जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अभी कपकोट में जो बादल फटा था 2010 में, उससे बहुत हानि हुई थी, स्कूल भी हमारा प्रभावित हुआ था। तो ये हम उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा हर वर्ष कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं बादल फटने की हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमने बादलों का फटना देख लिया और उससे संबंधित जो कुछ चीज़ें थी वो हमने देखी हैं। तो अब हमने उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा थी, भूकंप था, भूस्खलन था, ग्लेशियरों का टूटना था, वनाग्नि थी, बादलों का फटना था और उससे संबंधित कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण हैं वो हमने देखी हैं। तो एक तरीके से हमारा जो ये टॉपिक है वो उसका बहुत हद तक पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम इसमें जो दूसरा हिस्सा है जो डिजास्टर मैनेजमेंट का है, क्योंकि आपदाएं तो आ रही हैं लेकिन आपदाओं के प्रकोप को कम कैसे किया जाए, अब इस वाले पोर्शन में हम आगे चलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने उत्तराखंड की भौगोलिक दशाओं को पहले पढ़ा था और उसकी वजह से जो एक प्रोन एरिया दिखता है विभिन्न आपदाओं के प्रति, उसको हमने देखा। अब हम देखेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर या भारत राष्ट्रीय स्तर पर आपदा को किस तरीके से देखा जा रहा है और उसके लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको समझें तो 2005 से पहले भारत में जितनी भी आपदाएं आती थीं उनको उनका एक रेस्पॉन्स किया जाता था। उसके लिए बहुत बड़ी कोई व्यापक पैमाने पर काम नहीं होते थे। बाढ़ का कोई है तो वो कृषि मंत्रालय और सिंचाई विभाग के अंतर्गत उसको रखा जाता था। बहुत हद तक चीज़ें स्थानीय स्तर पर ही कंट्रोल होती थीं। लेकिन सबसे पहले 2005 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया 2005 और इसके आधार पर आपदा प्रबंधन को लेकर एक हम कह सकते हैं कि एक समग्र तथा एक सक्रिय कदम उठाया गया।
कदम उठाया गया, इसको कहते हैं होलिस्टिक एंड प्रोएक्टिव मेजर। तो ये हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहले 2005 में एक आपदा प्रबंधन कानून लाया गया और इसके माध्यम से आपदा प्रबंधन का कार्य को एक वैधानिक दर्जा दिया गया। अब इस आपदा प्रबंधन के अंतर्गत एक हमें आपदा प्रबंधन चक्र देखने को मिलता है और उससे हम समझेंगे कि अभी हमने उत्तराखंड में जो आपदाएं देखी उनको किस तरीके से टैकल करने की कोशिश की जाती है। तो अब हम देखेंगे अगली चीज है आपदा प्रबंधन चक्र। ये क्या है कि अगर हम देखें तो ये हमारा डिजास्टर है, ये एक डिजास्टर है मान लिया, जैसे कोई भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, कुछ भी हो गया। इससे पहले का एक स्टेप होगा और एक इसके बाद का स्टेप होगा। तो जो इसके पहले का स्टेप होगा उसको कहेंगे हम प्री डिजास्टर, आपदा पूर्व, और जो इसके बाद का स्टेप होगा उसको कहेंगे आपदा पश्चात या पोस्ट डिजास्टर। तो ये हम देख रहे हैं एक प्री डिजास्टर की स्थिति होगी और एक पोस्ट डिजास्टर की स्थिति होगी। जो प्री डिजास्टर है उसमें सबसे पहले हम करेंगे हमें आपदा से पूर्व एक तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत हद तक आपदा की रोकथाम करनी पड़ेगी, प्रिवेंट करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें जब होगी तो एक तरीके से हम आपदा पूर्व की स्थिति को पूरा कर लेंगे। अब रोकथाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करना, पहाड़ी ढलानों पर कंस्ट्रक्शन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए। उसके लिए बहुत इंजीनियरिंग ढांचे के तहत निर्माण हो। तो इस तरीके के कुछ इस तरीके के कुछ रोकथाम के काम हो सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप है, ये रुक तो सकता नहीं, लेकिन इन आपदाओं की वजह से जो जनधन को हानि हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रोकथाम और तैयारी के अंतर्गत ले सकते हैं। जब एक बार आपदा आ जाएगी, जैसे भूकंप की स्थिति बन गई, तब उसके बाद सबसे पहले हमें जो काम करना पड़ेगा वो रेस्पॉन्स का करना पड़ेगा, जिसमें हम राहत एवं बचाव कार्य करेंगे, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना, उन्हें एक तरह से उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करना, उन्हें बचाना, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आएगी वो उनको उचित, क्योंकि उनके घर बार सब बह चुके होते हैं, तो उनको पुनर्वास करना और उनकी जो जगह हैं उसकी पुनर्संरचना करना, ये सारे काम उसमें किए जाते हैं। तो ये हम कहानी यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। और इसी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के माध्यम से हम किसी भी आपदा को ठीक से हैंडल कर सकते हैं और हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जैसे तैयारी की बात होगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए भूकंप है,
तो भूकंप की तैयारी कैसे होगी, उसके बचाव की तैयारी कैसे होगी कि हम पहले रिस्क का असेसमेंट करेंगे। तो उत्तराखंड की बात की जाएगी तो उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत है, तो हाईली रिस्क एरिया है ये भूकंप के हिसाब से। तो पहले हमें उस भूकंप की तीव्रता को हमने समझा, रिस्क असेसमेंट करा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो इमारतों का निर्माण है उसको ठीक से हमने समझा, और फिर हम देखेंगे कि इतना करने के बाद अगर डिजास्टर आता है तो डिजास्टर को हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास राहत और बचाव कार्य के लिए एक पूरी यूनिट होगी, वो क्या होगी उसको हम देखेंगे, और फिर उसके बाद लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था होगी। तो ये हमारा पूरा डीएमसी होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती है, इसको हम समझ सकते हैं, और ये आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ही मिली हुई है। तो इसको आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ही दिखलाया गया है। तो ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन को समझने में मददगार साबित हो सकती है। अब हम देखेंगे अब हम अगला जो हिस्सा देखेंगे, जो इस टॉपिक में अंतिम हिस्सा होगा, कि जो हमारा आपदा प्रबंधन का की जो संरचना है वो क्या है, उसको हमें देखना होगा। तो चाहे केंद्र की बात की जाए, राज्य की बात की जाए, उत्तराखंड राज्य की बात हो, तो वहाँ पर आपदा को प्रबंधित करने के लिए एक बड़ा ही व्यवस्थित ढांचा है। उस ढांचे को हम देखते हैं। प्रश्न किस रूप में आएगा ये पता नहीं है, लेकिन प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा सकता है और उसी को हम देखेंगे। तो ये जो ढांचा है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ही निर्मित किया गया है, DMA एक्ट 2005। इसमें अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में एक एजेंसी होती है जिसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी। ये जो एजेंसी होती है यही केंद्रीय एजेंसी है जो कि किसी भी तरह की आपदा के समय एक जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है या उससे पहले की जो प्री डिजास्टर की जो पूरी रणनीति होती है और पोस्ट डिजास्टर की जो रणनीति होती है उसमें ये केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसके जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, NDMA, और इस संस्था जो होती है इस संस्था के निर्देशों के अधीन ITBP और दूसरी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उन्हीं में से लेकर एक रेस्क्यू फोर्स बनाई गई है। उस रेस्क्यू फोर्स को NDRF कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। वो काम करती है, इसको कहते हैं NDRF। ये सब पूछे जा सकते हैं। ये एक तरह की रेस्क्यू फोर्स है। इसके साथ साथ सेंटर पर हमें एक कैबिनेट कमेटी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही ये कैबिनेट कमेटी होती है। कैबिनेट कमेटी सुरक्षा मामलों की होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसको कहते हैं। इसके अलावा एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट सेल वो होते हैं, ये इस मामले को भी देखती है। इसके अलावा अगर हम सेंटर के स्तर पर देखें तो हमारा गृह मंत्रालय होता है और हमारा नीति आयोग होता है।
ये सब नाम हमें याद होने चाहिए। तो ये केंद्र पर आपदा प्रबंधन का ढांचा है जो TMA एक्ट 2005 के अंतर्गत निर्मित हुआ है। अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड में क्या ढांचा है। तो अब हम बात करेंगे सेंटर से निकलते हुए उत्तराखंड की। अगर हम उत्तराखंड की बात करें या किसी भी एक राज्य की बात करें, तो राज्य के स्तर पर, और ख़ास तौर से हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड के स्तर पर जो आपदा प्रबंधन का ढांचा है वो है इसी संस्था से जुड़ा हुआ। जैसे कि केंद्र के स्तर पर NDMA है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी, वैसे ही राज्य के स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी है। राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी हमें देखने को मिलती है। अब इसी तरीके से जैसे कि केंद्र के स्तर पर NDRF है, उसी तरीके से हमें राज्य के स्तर पर एक एजेंसी है जिसको हम कहते हैं SDRF। ये भी एक फोर्स है जो कि राहत और बचाव कार्य का काम करती है। तो उत्तराखंड में भी हमें SDMA और SDRF देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अब अगर हम और निचले स्तर पर चलें, तो अगर हम जिला स्तर पर देखें, तो जिला स्तर पर उत्तराखंड में हमें एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर एजेंसी देखने को मिलेगी जिसके हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके हेड होते हैं। और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग इस पूरे मामले को देखता है। तो ये एक तरीके से हमारा चार्ट तैयार होता है आपदा प्रबंधन की संरचना को क्लियर करने वाला, कि पहले हम सेंटर के स्तर पर जो देख रहे हैं कि सेंटर पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, चाहे हम NDMA की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, वो हमने देखा। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जब हम सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपदा प्रबंधन की एक एजेंसी है NDMA, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है। उससे ही जुड़ा एक फोर्स है NDRF का, जो कि उत्तराखंड में जो SDMA है या और SDRF है उनको विभिन्न तरह की विशेषज्ञ क्योंकि एक सलाह देती है, मदद करती है। तो उत्तराखंड में हमें SDMA SDRF देखने को मिलता है। ये भी इसे केंद्रीय कानून से राज्यों के आधार पर निर्मित हुआ है, उसमें इसका भी प्रावधान है। और जिला स्तर की बात करेंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर एजेंसी होती है, वो आपदाओं को अपने आधार पर देखती हैं। तो अगर ये प्रश्न UK SSSC पूछता है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का दायित्व किस पर होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर होता है। स्टेट लेवल पर देखें तो उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी SDMA है, फोर्स जो है वो SDRF है। अब इन फोर्सेस को मदद NDRF की भी कुछ टीमें काम करती हैं जब आपदा आती है। तो ये हमने यहाँ पर ये पूरा इसका चक्र देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये अधिकतर कॉन्सेप्ट बेस्ड था, इस पर इसी तरह के प्रश्न आते हैं। एक चीज़ जो हमें समझनी है कि उत्तराखंड में अगर आपदाओं को कम करना है तो कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कम करने के प्रयास करने पड़ेंगे।
कोई भी आपदा हो तो सबसे पहले हमें वनों का संरक्षण करना पड़ेगा। वनों का संरक्षण करने से क्या फायदे होंगे कि वन जो हैं, एक तो वर्षा के जल को बेवजह बहने से रोकते हैं, वो मिट्टी के कटान को रोकते हैं, और वो वन्य जीवों को भी संरक्षण देते हैं, उनका हैबिटेट क्रिएट कराते हैं। तो वन अपने आप में भूमिगत जल, प्राकृतिक स्रोतों और जो जंगलों में लगने वाली आग है, अगर उसको भी हमें बचाना है तो मिट्टी में नमी रखना होगा, और पेड़ों की जड़ें उन नमी को धारण करती हैं, मिट्टी को बांध के भी रखती हैं। तो वनों को बचाना ये बहुत ज़रूरी है, वनों का संरक्षण करना चाहिए। दूसरा, जो शहरों में अनियोजित, पर्वतों पर जो अनियोजित शहरीकरण है, जो जंगल काट कर रिसोर्ट बनाए जाने की व्यवस्थाएं देखने को कहीं कभार देखी जाती है, या जो भी टूरिस्ट हैं या जो होटल इंडस्ट्री हैं, उनकी वजह से जो प्लास्टिक्स का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा था, जिस पर अब लगाम लगनी शुरू हो गई है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। तो ये तमाम प्रयास करने होंगे। ये जो हमारा अनियोजित शहरीकरण है, इस पर हमारा रोकथाम होना चाहिए। इसके अलावा हम उद्योगों व भारी वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकें, इससे हमारे ग्लेशियर पिघलने से बचेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है वो है विकास तथा पर्यावरण में संतुलन। जैसे पर्वतों पर अगर छोटी सड़कें बनाने से, पतली सड़कें बनाने से भी काम चल जाए, तो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके बेहतर व्यवस्था में एक धारणीय विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमने आज जो टॉपिक पढ़ा, इसमें हमने मुख्य रूप से जो राजस्व उपनिरीक्षक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो उत्तराखंड से संबंधित पोर्शन दिया गया है, उसमें पॉइंट नंबर 9 में जो तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित खंड है, उसको समझने की कोशिश की। प्रश्न यहाँ से बनने मुश्किल हैं, लेकिन अगर आ गए तो यही रेंज होगी जहाँ से पूछे जाएंगे। कुछ घटनाएं हैं, उनकी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी, सन याद करना पड़ेगा, और जो 2013 की आपदा है उसको भी देखना चाहिए। चमोली की जो अभी इस वर्ष की आपदा हुई है उसको समझना चाहिए, तब जाकर ये हमारा टॉपिक पूरा होगा। तो इस टॉपिक में हमने ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट बेस्ड किया है, ताकि चीज़ों को ध्यान रखने में हमें मदद मिलेगी। तो वो हमने देखा। अब आज के वीडियो में हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक्स के, क्योंकि उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो लगभग कवर होने की कगार पर हैं। कुछ जो चीज़ें बची हुई हैं उनको भी देख लिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद।